Good evening to all of you. Good evening to all of you. Welcome back. और everyone please confirm बेटा, am I audible, am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. ऑडियो वीडियो क्लियर है. सो आई होप यू ऑल आर गुड. सभी लोग ठीक हैं, बढ़िया हैं. क्यों भाई? तो हाउ इज द जोश? एनर्जी है भी? एनर्जी है? यस और नो? तो हाउ इज द जोश नाउ? वेरी गुड. जोश शुड बी हाई. जोश शुड बी हाई. चलिए, तो बातचीत कर रहे थे हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ रोड की. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द सेटबैक डिस्टेंस. सेटबैक डिस्टेंस के बाद हम लोगों ने ग्रेडियंट की बात कर ली. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रूलिंग ग्रेडियंट. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लिमिटिंग ग्रेडियंट. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट. और उसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था दैट वाज रिलेटेड टू द मिनिमम ग्रेडियंट. एंड एट द लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्रेडियंट टेबल. ग्रेडियंट के टेबल के बारे में भी बातचीत करी थी कि एज पर द आईआरसी रिकमेंडेशन आप कितना मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट टेरेन कंडीशन. तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन की हम लोगों ने डिस्कशन किया था. रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के लिए. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द माउंटेनियस टेरेन when RL was greater than 3000 meter and when the RL was less than 3000 meter. All these cases we have discussed. तो जैसे आपने सुपर एलिवेशन में बोला था ना कि whenever we will design the super elevation, तो कभी भी सुपर एलिवेशन हमारा IRC की रिकमेंडेड वैल्यू से, IRC की रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. उसी तरीके से whenever we will go for the design of the gradient, जब कभी भी हम ग्रेडियंट के डिज़ाइन की बात करेंगे, our design gradient should not be greater than the maximum permissible value of the gradient as per the IRC. तो ये बात सभी को क्लियर है. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. आगे बातचीत करी जाए भाई, आगे बातचीत करी जाए. सो नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द वर्टिकल कर्व. वर्टिकल कर्व में दो तरीके के कर्व के बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है. एक सबमिट कर्व का डिस्कशन करना है और एक वैली कर्व का डिस्कशन करना है. बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, दैट इज द ग्रेड कंपनसेशन. ग्रेड कंपनसेशन जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलते हैं. आइए भाई, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्टिकल कर्व. नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्टिकल कर्व के बारे में बातचीत करेंगे. तो वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड, सबमिट कर्व और क्रस्ट कर्व के बारे में बात करेंगे. एंड वी विल हैव द डिस्कशन फॉर द वैली कर्व और सैक कर्व. बट बिफोर दैट, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेड कंपनसेशन? व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेड कंपनसेशन? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये ग्रेड कंपनसेशन होता क्या है. आप सभी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेड. ग्रेडियंट तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है ना. इट इज द राइज और फॉल per unit horizontal distance. It is the rise or fall per unit horizontal distance that we have discussed. What do you mean by the compensation? Compensation word in general आपने लाइफ में कभी न कभी जरूर सुना होगा. Compensation word आपने जरूर सुना होगा. Compensation का मतलब क्या होता है? What do you mean by the हिंदी मीनिंग क्या होती है compensation की? Compensation को कैसे बता सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कंपनसेशन का मतलब भरपाई. अगर आपके कोई लॉसेस हो रहे हैं तो उसको कंपनसेट कर दिया जाए. यस और नो? तो फॉर एग्जांपल आपकी कोई क्लास होनी थी, किसी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, किसी वजह से क्लास नहीं ले पाया, आपका सिलेबस शेड्यूल्ड सिलेबस से पीछे हो गया. तो मैंने बोला डोंट वरी, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा और फॉर दैट आई विल प्लान सम एक्स्ट्रा क्लास. उसके लिए मैं आप लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लास प्लान कर लूंगा. सो दिस इज द कंपनसेशन ऑफ योर लॉस. दिस इज द कंपनसेशन ऑफ योर लॉस. यस और नो? आपका कोई लॉस होता है
तो उसको आप किसी तरीके से कंपनसेट करते हैं, उसकी भरपाई करते हैं, यस और नो, ताकि आप उन लॉसेस को सही से बियर कर ले जाएं, बहुत ज्यादा तकलीफ के बिना आप उन लॉसेस को बियर कर ले जाएं। इसके लिए बोलते कंपनसेशन वर्ड। तो यहां पर कंपनसेशन किस पे प्रोवाइड कर रहे हैं? यहां पर बात हो रही है ग्रेड के कंपनसेशन की। एक रोड पे ग्रेडियंट पे कंपनसेशन की क्या जरूरत पड़ गई? एक रोड पे ग्रेडियंट को क्यों कंपनसेट करना पड़ रहा है? आइए इस बात को समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये कोई एक हिली टेरेन है, एक पहाड़ है, मान लो ये पहाड़ है। अब पहाड़ में आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। पहाड़ में आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। तुम्हें नहीं लगता है कि हम चाहते तो एक रोड इस तरीके की भी बना सकते थे? हम चाहते तो एक रोड इस तरीके की भी बना सकते थे बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। वी कैन कंस्ट्रक्ट द रोड समथिंग लाइक दिस। वी कैन कंस्ट्रक्ट द रोड समथिंग लाइक दिस, यस और नो। लेकिन अगर हम इस तरीके की एक रोड बना देते हैं बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, तो दिक्कत क्या है? इफ वी आर प्रोवाइडिंग द रोड बिटवीन द ए एंड बी, आपको नहीं लगता है कि ये ग्रेडियंट जो है, ये जो स्लोप है, ये बहुत ज्यादा है भाई? और ये स्लोप अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जब हमारा व्हीकल इस रोड पर मूव करेगा, जब हमारा व्हीकल इस रोड पे मूव करेगा, तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच पाना। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच पाने में डिफिकल्टी होगी। क्यों डिफिकल्टी होगी? क्योंकि अब इसको अपने वेट के एक कंपोनेंट के लिए भी काम करना है। व्हेन द व्हीकल विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एक वेट का कंपोनेंट एक्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। करेगा या नहीं करेगा? तो अपोजिट डायरेक्शन, तो इसके लिए भी तो आपके व्हीकल को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ग्रेडियंट की वजह से हम देख रहे हैं हमारे व्हीकल को कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, या उसकी कैपेसिटी में, ट्रैक्टिव फोर्स में कुछ लॉस हो रहा है ड्यू टू द ग्रेडियंट। ये इस बात को समझ पा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, ऐसा ना हो कि ऐसी कोई सिचुएशन आए कि इस पॉइंट के बाद अब हमारा व्हीकल पूरी ताकत लगाने के बाद भी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, और जब इसके बाद व्हीकल आगे नहीं जा पाएगा, तो आपको नहीं लगता है ग्रेविटी की वजह से ये पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा? और जो कि अनसेफ सिचुएशन है, जो कि अनसेफ सिचुएशन है। तो बेटा अगर हम इतना ज्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देंगे, अगर इतना ज्यादा ग्रेडियंट हम प्रोवाइड कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे यूजर की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, और ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे यूजर की सेफ्टी पे कोई भी क्वेश्चन मार्क आए। तो ठीक है, हो सकता है हमारे लिए बहुत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाइज बहुत कम लगता, बट वी कैन नॉट प्रोवाइड द रोड लाइक दिस, वी कैन नॉट प्रोवाइड द ग्रेडियंट लाइक दिस। तो इसका दूसरा तरीका क्या ढूंढा आपने? तो आपने बोला सर इस ग्रेडियंट को कम कर देते हैं। आपने बोला सर इस ग्रेडियंट को कम कर देते हैं और ऐसे घुमावदार रोड बनाते हैं। सर ऐसे घुमावदार रोड बनाते हैं और फाइनली इनको यहां तक पहुंचा देते हैं। तो अभी देखिए, अभी ग्रेडियंट तो रिड्यूस हो गया ना, θ2 बहुत कम है एज कंपेयर टू द थीटा। नाउ यू हैव रिड्यूस द ग्रेडियंट। लेकिन इस तरीके की रोड बनाने पे एक चीज आपको और दिखेगी कि यहां पर हॉरिजेंटल कर्व भी आ रहे हैं, यहां पर हॉरिजेंटल कर्व भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि हॉरिजेंटल कर्व भी है और साथ साथ ग्रेडियंट भी है। हॉरिजेंटल कर्व भी है और साथ साथ ग्रेडियंट भी है। जब हमारा व्हीकल हॉरिजेंटल कर्व में मूव कर रहा था, मॉर्निंग की क्लास में आपने देखा, जब हमारा व्हीकल हॉरिजेंटल कर्व में मूव कर रहा था, तो उसके पुलिंग पावर में, ट्रैक्टिव फोर्स में कुछ लॉसेस हो रहे थे, जिन लॉसेस को हम लोगों ने डिफाइन किया था T माइनस टी कॉस अल्फा। याद आया? जो ट्रैक्शन फोर्स में, ट्रैक्टिव फोर्स में लॉसेस हो रहे थे, दैट वाज T माइनस टी कॉस अल्फा। और वो जो लॉसेस हो रहे थे वो हॉरिजेंटल कर्व की वजह से हो रहे थे। अभी तो सिचुएशन और खतरनाक है।
अभी तो सिचुएशन और खतरनाक है, हॉरिजेंटल कर्व तो है ही, साथ साथ इस रोड में ग्रेडियंट भी है। और अभी अभी मैंने बताया कि ग्रेडियंट के केस में व्हीकल को इस एक्स्ट्रा फोर्स को बैलेंस करने में भी कुछ अपनी पावर को लॉस करना पड़ेगा। तो तुम्हें नहीं लग रहा है सिचुएशन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है? तो अगर आप बोले इन जनरल हम रोड पे कौन सा ग्रेडियंट डिजाइन करना चाहते हैं, इन जनरल हम रोड पे कौन सा ग्रेडियंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आपका जवाब आएगा रूलिंग ग्रेडियंट। यस और नो? इन जनरल इन अवर रोड वी वांट टू डिजाइन द रूलिंग ग्रेडियंट, लेकिन क्योंकि यहां पर ग्रेडियंट के साथ साथ हॉरिजेंटल कर्व भी है, तो आईआरसी ने बोला भाई इतना अत्याचार मत करो व्हीकल पे, व्हीकल के लिए इतनी खतरनाक सिचुएशन मत बनाओ। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर ग्रेडियंट के साथ साथ हॉरिजेंटल कर्व भी हैं, तो उस केस में आप अपनी ग्रेडियंट की वैल्यू को रिड्यूस कर दीजिए। ऐसी सिचुएशन में आप अपने ग्रेडियंट की वैल्यू को रिड्यूस कर दीजिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये मेहरबानी आईआरसी ने क्यों करी है आपके ऊपर? इन्होंने बोला कि रूलिंग ग्रेडियंट जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, नॉर्मली कंडीशन में जो आप प्रोवाइड भी करते हैं, और आपको पता भी है कि जो रूलिंग ग्रेडियंट होता है वो सबसे आरामदायक ग्रेडियंट होता है हमारे यूजर के लिए। फिर इतनी मेहरबानी क्यों? फिर इतनी मेहरबानी क्यों करी गई आईआरसी की तरफ से? नहीं बेटा, वर्टिकल कर्व थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। वर्टिकल कर्व क्या होता है? वाई वी विल डिस्कस अबाउट द वर्टिकल कर्व? इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस? वर्टिकल कर्व आपके सिलेबस का पार्ट है क्या बेटा? क्यों है क्या? इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। और अगर क्लास आप टाइम पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्लास में आते ही तुरंत कमेंट मत करिए। इट्स माय रिक्वेस्ट। आप पहले जो डिस्कशन चल रहा है उसको समझने की कोशिश करिए, और जब एक बार आप सिंक्रोनाइज हो जाएं, चीजों को समझ जाएं, देन आस्क योर डाउट। तो वी हैव स्टार्टेड अवर डिस्कशन, क्लास का डिस्कशन ही स्टार्ट किया था कि आज कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप कभी भी कोई भी क्लास को लेट ज्वाइन करें, तो प्लीज आते ही एकदम से कमेंट करना स्टार्ट मत करिए, इट विल क्रिएट द डिस्टर्बेंस इन द क्लास। ठीक है? तो ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड फ्रॉम द लास्ट क्लास इटसेल्फ बेटा सहबाज। फ्रॉम द लास्ट क्लास इटसेल्फ वी हैव स्टार्टेड अवर डिस्कशन फॉर द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। ठीक है? तो फॉलो ऑल द क्लासेस, प्लीज फॉलो ऑल द क्लासेस। यस, सो इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? वाई वी आर रिड्यूसिंग द ग्रेडियंट? क्योंकि सर हमारे व्हीकल की कैपेसिटी में कुछ लॉसेस हो रहे हैं हॉरिजेंटल कर्व की वजह से, हमारे व्हीकल की ट्रैक्टिव कैपेसिटी में कुछ लॉसेस हो रहे हैं वर्टिकल कर्व की वजह से, ग्रेडियंट की वजह से। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में व्हीकल ऐसा ना हो कि सारी की सारी पावर उसकी लॉस ही हो जाए, और सारी की सारी पावर अगर इनसे ओवरकम करने में लॉस हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, तो व्हीकल आगे किस पावर से बढ़ेगा? तो व्हीकल आगे किस पावर से मूव करेगा? तो इस बात को समझते हुए आईआरसी ने बोला कि आप अपने ग्रेडियंट को ऐसी सिचुएशन पे रिड्यूस कर दीजिए, कंपनसेटेड कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए और कंपनसेटेड कर दीजिए। क्लियर है बात? So what is the meaning of the grade compensation? I hope this point is clear to everyone. Why we are providing the grade compensation? This point should also clear to everyone. बोलिए बेटा, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है कि ग्रेड कंपनसेशन होता क्या है और ग्रेड में कंपनसेशन हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बातें सभी को क्लियर है। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी।
If anyone having any doubt, any query till now, you can ask your doubt, you can ask your query. तो सवाल ये आता है कि सर हम कितना रिड्यूस कर दें। सर अगर हमें कहीं पे ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करना है तो कितना ग्रेड कंपनसेशन हम प्रोवाइड कर दें, अगला सवाल मेरा ये है। यस और नो? तो आईआरसी ने बोला टेंशन मतलब हम सब बताएंगे। तो एज पर आईआरसी आप ग्रेड कंपनसेशन निकाल सकते हैं इन परसेंटेज। क्या क्या फॉर्मूला दिया गया? यू कैन कैलकुलेट द ग्रेड कंपनसेशन इन परसेंटेज एंड दैट विल बी इक्वल टू 30 प्लस आर बाई आर, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 by r, where r is the radius of the horizontal curve in meter, where r is the radius of the horizontal curve in meter. So this is the value of the grade compensation that you can provide ऐसी सिचुएशन पे जहां पर horizontal curve भी है और साथ साथ gradient भी है। तो 30 प्लस आर बाई आर, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 बाई आर, मतलब इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू हमें कंसीडर करनी है। ये जो दो क्राइटेरिया आईआरसी ने दिए हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ग्रेड कंपनसेशन, वी हैव टू कंसीडर द मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ दीज टू। यस और नो? तो तुम प्रोवाइड करना चाह रहे थे रूलिंग ग्रेडियंट, तो क्या मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम मुझे बता पाओगे कि कंपनसेटेड ग्रेडियंट अब क्या हो जाएगा तुम्हारा? कंपनसेटेड ग्रेडियंट का मतलब है ग्रेडियंट को रिड्यूस करने के बाद अब फाइनल ग्रेडियंट आप कितना प्रोवाइड करेंगे रोड पे। तो पहले सर हम प्रोवाइड करना चाह रहे थे रूलिंग ग्रेडियंट, पहले सर हम प्रोवाइड करना चाह रहे थे रूलिंग ग्रेडियंट, लेकिन आपने बोला कि सिचुएशन अगर ऐसी है तो ग्रेड कंपनसेशन भी प्रोवाइड कर दो। तो अब इस रूलिंग ग्रेडियंट में से अगर हम ग्रेड कंपनसेशन माइनस कर दें, इस रूलिंग ग्रेडियंट में से अगर हम ग्रेड कंपनसेशन माइनस कर दें, तो क्या इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द कंपनसेटेड ग्रेडियंट? तो क्या इस तरीके से बेटा हम कंपनसेटेड ग्रेडियंट कैलकुलेट कर पाएंगे? बोलो हाँ या ना। कैन वी कैलकुलेट द कंपनसेटेड ग्रेडियंट लाइक दिस? तो सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहां पर होती जल्दबाजी और जल्दबाजी में होती गलती। गलती कैसी होती है? सवाल में आपसे पूछा जाएगा ग्रेड कंपनसेशन क्या है, आप निकाल देंगे कंपनसेटेड ग्रेडियंट, एक ऑप्शन दिया होगा। सवाल में पूछा जाएगा कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या है, आप कैलकुलेट कर देंगे ग्रेड कंपनसेशन, वो भी ऑप्शन में दिया होगा। तो बस जल्दी से एक सिली मिस्टेक हम यहाँ पर क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सही से समझते नहीं है, पूछा कुछ और जाता है, बता कुछ और देते हैं। प्लस में 2 नंबर मिलने चाहिए थे, माइनस में 0.67 मिल जाते हैं, माइनस में 0.67 मिल जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। एक चीज आपने और बोली कि आईआरसी ने एक चीज और बताई आपको कि देखो भाई, अगर हॉरिजॉन्टल कर्व के साथ साथ ग्रेडियंट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने ग्रेडियंट को रिड्यूस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ग्रेडियंट को रिड्यूस कर दीजिए। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन इन्होंने और दी, इन एनी केस योर कंपनसेटेड ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस देन 4%। ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि किसी भी हालात में आपको अपने ग्रेडियंट को 4% से ज्यादा रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। इन एनी केस योर कंपनसेटेड ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस देन 4%। you कैन नॉट रिड्यूस योर ग्रेडियंट बियॉन्ड 4%। ये 4% क्राइटेरिया क्लियर हो गया? दिस इज द आईआरसी गाइडलाइन। मेहरबानी करिए, लेकिन इतनी मेहरबानी मत करिए, इतनी मेहरबानी मत करिए कि आपके लिए ही मुसीबत हो जाए। तो आईआरसी ने बोला कि अगर 4% तक का ग्रेडियंट है और अगर वहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व भी है तो हमारा व्हीकल इजीली उस सिचुएशन में मूव कर सकता है, हमारा व्हीकल इजीली उस सिचुएशन से मूव कर सकता है। तो दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस आवर ग्रेडियंट बियॉन्ड 4%। वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस आवर ग्रेडियंट बियॉन्ड 4%। तो दिस वॉज द डिस्कशन रिलेटेड टू द ग्रेड कंपनसेशन एंड कंपनसेटेड ग्रेडियंट। This was the discussion related to the grade compensation and compensated gradient.
तो लेट्स समराइज ऑल द थिंग्स, एक बार सभी बातों को समराइज कर लेते हैं। क्या बोला गया, देखिए, तो आपने बोला गया व्हेन ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व देन द ग्रेडियंट ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइडेड शुड बी कंपनसेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन बाय द आईआरसी, एज पर द फॉर्मूला गिवन बाय द आईआरसी। क्या फॉर्मूला दिया गया कि ग्रेड कंपनसेशन जो होगा परसेंटेज में आप कैलकुलेट कर सकते हैं 30 प्लस आर बाई आर, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 बाई आर। सब कुछ बता दिया मैंने आपको, सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। अगला बोला गया कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होगा, अगला बोला गया कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होगा, तो ये भी आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी द रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन, दैट इज गोइंग टू बी द रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। इंपॉर्टेंट गाइडलाइन क्या है, एज सजेस्टेड बाय द आईआरसी ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट अप्लीकेबल फॉर अ ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4%। अगर आपका रूलिंग ग्रेडियंट ही 4% था, अगर आपका रूलिंग ग्रेडियंट ही 4% था, तो फिर वहां पर ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भी आपको आईआरसी ने बताया है, ऐसा भी आपको आईआरसी ने बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द वर्टिकल कर्व एज देयर विल नॉट बी एनी कर्व रेजिस्टेंस। ये जो बात हो रही है, आप ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व है, क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व है। क्लियर है बेटा, हॉरिजॉन्टल कर्व साथ में है ग्रेडियंट के, दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग द, दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग द कंपनसेशन इन द ग्रेडियंट, दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग द कंपनसेशन इन द ग्रेडियंट। अभी तो वर्टिकल कर्व की कोई बात ही नहीं करी है, अभी तो सबमिट कर्व क्या होता है, वैली कर्व क्या होता है, इसका तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है। अभी तो केवल ग्रेडियंट और हॉरिजॉन्टल कर्व की बातचीत हो रही है बेटा, अभी तो केवल ग्रेडियंट और हॉरिजॉन्टल कर्व की बातचीत हो रही है। आई होप द एंटायर डिस्कशन रिलेटेड टू द grade compensation, compensated gradient and all the important guidelines related to the grade compensation is clear to everyone। और यहां तक की सभी बातें अगर सभी को क्लियर है, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगर यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है, तो इन कंसेप्ट को जरा एक बार अप्लाई करके भी देख लेते हैं, तो इन कंसेप्ट को एक बार अप्लाई करके भी देख लेते हैं। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे सवाल हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यू विल फाइंड फ्रिक्वेंटली these types of question in your exam। कह रहे हैं कंपनसेटेड ग्रेडियंट और ग्रेड कंपनसेशन में क्या डिफरेंस है सर, कंपनसेटेड ग्रेडियंट और ग्रेड कंपनसेशन में क्या डिफरेंस है सर। अभी तक सर क्या बता रहे थे, अभी तक सर क्या बता रहे थे मेरे लाल। तो अभी तक यही तो बता रहा था बेटा कि ग्रेड कंपनसेशन और कंपनसेटेड ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस है, अभी यही तो डिस्कस कर रहा था पिछले 15 मिनट से। तो पहले का आंसर आ रहा मनीष का 4.75%, सेकंड का आंसर क्या होगा। एवरीवन ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, सभी लोग ट्राई करेंगे बेटा। तो कुछ लोग का आंसर आ रहा 4%, कुछ लोग का आंसर आ रहा 4.75%, कुछ लोग का आंसर आ रहा 4.5%। ओके चलो
व्हाट अबाउट अदर, व्हाट अबाउट अदर वन, सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड का आंसर क्या होगा? तो हैव यू ट्राइड, सभी ने ट्राई कर लिया हो तो शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन, इसका डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए। किया जाए, आइए भाई। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन पार्ट। क्या बोला गया? बोल रहा है व्हाट विल बी द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। यहां पर पूछा गया कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होगा। ये होता है रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। पहला केस दे रखा गया है कि अगर रूलिंग ग्रेडियंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो 6% है और रेडियस ऑफ द कर्व जो है वो 60 मीटर है। रेडियस ऑफ द कर्व जो है वो 60 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेड कंपनसेशन इन परसेंटेज निकाल लें। तो 30 प्लस 60/60, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/60। तो बिल्कुल कैलकुलेशन में कोई रिस्क नहीं लेंगे। 1.5, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.25, यही होगा। बोलो, तो इनमें से मिनिमम कौन सा है? इनमें से मिनिमम कौन सा है बेटा? तो वी विल कंसीडर 1.25%, 1.25% एड ग्रेड कंपनसेशन। तो ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू हो गई 1.25%। तो व्हाट विल बी द कंपनसेटेड ग्रेडियंट? व्हाट विल बी द कंपनसेटेड ग्रेडियंट? रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। 6 माइनस 1.25, 4.75%। 4.75%। जिसका भी आंसर 4.75% आ रहा था वो आंसर सही है। 3.75। अच्छा, सेकंड का चलो, फर्स्ट क्लियर है। आते हैं बेटा, सेकंड भी डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 4.75%। आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 4.75%। बोलिए, द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? फर्स्ट पार्ट क्लियर है बेटा? फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन? देख लो आराम से, तसल्ली से, इत्मीनान से देख लो। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो, कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। ओके, तो ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला इन्होंने कि रूलिंग ग्रेडियंट जो है अब आपका, रूलिंग ग्रेडियंट जो है अब आपका वो 5% है और रेडियस अभी भी 60 मीटर है। रेडियस अभी भी 60 मीटर है, तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट इन परसेंटेज क्या हो जाएगा? यही तो पूछा है, यही तो पूछा गया है। तो फिर वही बात है, अभी तो निकाला था ग्रेड कंपनसेशन इन परसेंटेज 30 प्लस R/R, पर इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/R। R की वैल्यू पुट कर दो 60 मीटर, तो ये आ जाएगा 1.5। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.25, यही था। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.25। तो फाइनली हमारा ग्रेड कंपनसेशन कितना हो गया? दैट इज गोइंग टू बी 1.25%। So, what will be the compensated gradient? That will be equal to ruling gradient minus grade compensation. रूलिंग ग्रेडियंट है 5% और ग्रेड कंपनसेशन आपने निकाला 1.25%, तो ये आ जाएगा 3.75%।
ग्रेड कंपनसेशन जो होगा, सॉरी कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो होगा, कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो आप कैलकुलेट करेंगे इन परसेंटेज, दैट इज गोइंग टू बी 3.75%। और यकीन मानो, और यकीन मानो कि जब ये सवाल आएगा तो पहला ऑप्शन दिया होगा 3.75%, जो कि गलत है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। समझ रहे हो बात को, क्यों गलत है, क्यों गलत है? तो यहां पर हम जानते हैं एज पर आईआरसी, एज पर आईआरसी कंपनसेटेड ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस देन 4%। ये 4% का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4% का क्राइटेरिया जो बेटा आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपने ग्रेडियंट को 4% से ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट विल बी द फाइनल कंपनसेटेड ग्रेडियंट एज पर दिस आईआरसी गाइडलाइन इज गोइंग टू बी 4%। तो इसी पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए ग्रेड कंपनसेशन कितना हो जाएगा? इसी पार्ट के लिए ग्रेड कंपनसेशन कितना हो जाएगा? ग्रेड कंपनसेशन 1.25% नहीं रहेगा, ओनली 1%। 5% का रूलिंग ग्रेडियंट आप प्रोवाइड कर रहे थे, उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कहां तक रिड्यूस कर सकते हैं? 4% तक। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ग्रेड कंपनसेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? दैट इज गोइंग टू बी 1%। एप्लीकेशन समझ में आ गया? एप्लीकेशन समझ में आ गया? तो ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है, 4% का क्राइटेरिया क्या है? आई होप with the help of these two examples all these points are clear to everyone, all these points are clear to everyone। बोलो भाई, सभी लोग बता दो भाई एक बार, सभी लोग बता दो डिस्कशन क्लियर है? सभी लोग एक बार कंफर्म कर देंगे यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बातचीत कर लें बेटा। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट का जो पहला पार्ट था हमारा, दैट वाज रिलेटेड टू द ग्रेडियंट। कह रहे हैं 1% ही क्यों? 1% ही क्यों, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? 1% ही क्यों? ये ग्रेड कंपनसेशन और कंपनसेटेड ग्रेडियंट एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा, गलत ऑप्शन टिक करने के चांस बढ़ जाएगा। ऑलरेडी बता दिया है बात बेटा मैंने, किस तरीके की मिस्टेक इस क्वेश्चन में आपकी हो सकती हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। 1.25 से, अरे मेरे भाई आईआरसी की गाइडलाइन भी तो याद रखो कि योर कंपनसेटेड ग्रेडियंट शुड नॉट बी रिड्यूस बियॉन्ड 4%। तो 4% से कम तो हम अपना कंपनसेटेड ग्रेडियंट प्रोवाइड ही नहीं कर सकते हैं। तो भले ही कुछ भी कैलकुलेशन में आए, हम प्रोवाइड तो करेंगे कंपनसेटेड ग्रेडियंट 4% ही ना। और जब आप रूलिंग ग्रेडियंट 5% प्रोवाइड कर रहे थे, आप बोल लो कंपनसेटेड ग्रेडियंट 4% है, तो ग्रेड कंपनसेशन कितना बचा? तो ग्रेड कंपनसेशन कितना बचा? तो आप बोलो कंपनसेटेड ग्रेडियंट 4% है, रूलिंग ग्रेडियंट 5% है, तो ग्रेड कंपनसेशन कितना हो जाएगा? तो यहां से आप निकाल सकते हैं ग्रेड कंपनसेशन विल बी इक्वल टू 1%। ड्यू टू दिस गाइडलाइन, ड्यू टू दिस गाइडलाइन ऑफ द आईआरसी। वीर बहादुर क्लियर है? वीर बहादुर पॉइंट क्लियर है बेटा? पॉइंट क्लियर है? चलें फिर आगे बातचीत करें। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द वर्टिकल अलाइनमेंट, एंड दैट इज गोइंग टू बी द वर्टिकल कर्व। अब बात करेंगे वर्टिकल कर्व की। अब बात करेंगे वर्टिकल कर्व की। दो तरीके के कर्व के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, एक होगा सबमिट कर्व और दूसरा होगा वैली कर्व। सबमिट कर्व को ही आप बोलते हैं क्रस्ट कर्व और वैली कर्व को बेटा आप बोलते हैं सैग कर्व। क्लियर है?
अब देखो कब फॉर्मेशन होगा सबमिट कर्व का और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये समझो, जरा ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं एक अपवर्ड ग्रेडियंट मीट कर रहा है एक डाउनवर्ड ग्रेडियंट से, when a upward gradient is going to connect with a downward gradient, which type of the curve will form? बोलो बेटा। when a rising gradient is going to connect with the falling gradient तो यहां पर किस तरीके का कर्व बनेगा, यहां पर किस तरीके का कर्व हम प्रोवाइड करेंगे? तो वी विल प्रोवाइड द सबमिट कर्व। ये जो कर्व का फॉर्मेशन दिख रहा है, जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में व्हीकल को मूव करने में डिस्कम्फर्ट होता। तो जहां पर भी ये ऐसे हालात थे वहां पर हमने एक कर्व प्रोवाइड किया है ताकि व्हीकल स्मूथली मूव कर पाए, ताकि व्हीकल स्मूथली मूव कर पाए। तो इस तरीके का जो कर्व आपको फॉर्म होते हुए दिख रहा है इसको बोलते हैं सबमिट कर्व और क्रस्ट कर्व। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं सबमिट कर्व और क्रस्ट कर्व। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी समझो। जैसे जहां पर ये दोनों ग्रेडियंट मीट कर रहे हैं इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन ऑफ ग्रेड। तो अगर सबमिट कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबमिट कर्व के केस में पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन जो होगा वो कर्व के एबव लाई करेगा क्या? वो कर्व के एबव लाई करेगा क्या? बोलो, वो कर्व के एबव लाई करेगा क्या बेटा? बिल्कुल करेगा। और यहां पर आप एक एंगल देख पा रहे हैं जिसको बोलते हैं कैपिटल एन। तो कैपिटल एन इज गोइंग टू बी योर डेविएशन एंगल ऑफ ग्रेड। कैपिटल एन इज योर डेविएशन एंगल ऑफ द ग्रेड। तो सबमिट कर्व के केस में ये डेविएशन एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट विल बी द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ द ग्रेड, इट विल बी द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रेडियंट। जैसे यहां पर यह है +n1% जो कि मीट कर रहा है, हमें डिफरेंस निकालना, लेकिन एल्जेब्रिक डिफरेंस -n2% से। तो यहां पर कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? n1 + n2%। दिस इज गोइंग टू बी द डेविएशन एंगल, लिखा हुआ है। डेविएशन एंगल वी कैन कैलकुलेट इन द केस ऑफ सबमिट कर्व, इट इज गोइंग टू बी द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन, सबमिट कर्व और डेविएशन एंगल, ये बातें सभी को क्लियर है? अच्छा, अब मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, आंसर आप बताना। अब मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, आंसर आप बताना। अगर एक पॉजिटिव ग्रेडियंट, अगर एक पॉजिटिव ग्रेडियंट दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से कनेक्ट होता है, अगर एक पॉजिटिव ग्रेडियंट दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से कनेक्ट होता है तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके के कर्व का फॉर्मेशन होगा? सबमिट कर्व और वैली कर्व। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। अगर एक पॉजिटिव ग्रेडियंट दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से कनेक्ट होता है तो किस तरीके के कर्व का फॉर्मेशन होगा? सबमिट और वैली। तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। जितना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम नहीं दे सकते हैं। इसका आंसर हम नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं भाई? क्यों नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल, अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ग्रेडियंट कम है और कौन सा ग्रेडियंट ज्यादा है, कौन सा ग्रेडियंट कम है और कौन सा ग्रेडियंट ज्यादा है। जैसे अभी मैंने ये कंडीशन बताई कि एक पॉजिटिव ग्रेडियंट है जो कि मिल रहा है दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से, लेकिन यहां पर आप देखो n1 जो है इसका एंगल हो गया लेट्स से दिस θ1 और इसका एंगल हो गया लेट्स से दिस θ2। n1 इज ग्रेटर देन n2 है क्या? n1 इज ग्रेटर देन n2 है क्या? अगर n1 ज्यादा है n2 कम है तो सबमिट कर्व बनेगा, तो सबमिट कर्व बनेगा।
और अगर मैं n1 की वैल्यू कम ले लूं और n2 की वैल्यू ज्यादा ले लूं, सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। ये देखो, ये +n1% है, ये +n2% है। अब यहां पर कर्व कैसा बन जाएगा? अब यहां पर कर्व कैसा बन जाएगा? तो ये जो कर्व आपको देखने को मिल रहा है बेटा, दिस इज द वैली और सैग कर्व। तो जब कभी भी सेम टाइप के, जब कभी भी सेम नेचर के ग्रेडियंट कनेक्ट होंगे, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि उनमें से कौन सा ग्रेडियंट ज्यादा है, कौन सा ग्रेडियंट कम है। तभी हम कमेंट कर पाएंगे कि समिट कर्व का फॉर्मेशन होगा या वैली कर्व का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यहां पर भी एक पॉजिटिव ग्रेडियंट दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से मीट कर रहा है, बट n1 इज ग्रेटर देन n2, फॉर्मेशन ऑफ द समिट कर्व विल बी देयर। यहां पर भी एक पॉजिटिव ग्रेडियंट दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से मीट कर रहा है, बट नाउ द n2 इज ग्रेटर देन n1। तुरंत यहां पर वैली कर्व बन गया, तुरंत यहां पर वैली कर्व बन गया। तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर कनेक्ट हो रहा है, निगेटिव निगेटिव अगर कनेक्ट हो रहा है, तो बिना उनकी एग्जैक्ट पोजीशन, बिना उनके माइल्ड और स्टीप कंडीशन को जाने बिना हम कमेंट नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके के कर्व का फॉर्मेशन होगा, समिट कर्व बनेगा या वैली कर्व बनेगा। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। और कब कब समिट कर्व बन सकता है, और कब कब समिट कर्व बन सकता है? when a negative gradient is going to connect with the negative gradient, again n2 is greater than n1। आप ट्राई करिए, अगर n1 greater than n2 हो जाएगा, इसी सिचुएशन में वैली कर्व बन जाएगा। करके देखो, एक अभी मैंने आपको बताया है। यहां पर आप देख रहे हैं n2 is greater than n1 है। अगर आप इसको रिवर्स कर दें, n1 is greater than n2 कर दें, और दोनों ही निगेटिव ग्रेडियंट है, दोनों ही निगेटिव ग्रेडियंट है, in that case there will be the formation of the valley or sag curve। एक जीरो ग्रेडियंट अगर एक फॉलिंग ग्रेडियंट से कनेक्ट करेगा, एक जीरो ग्रेडियंट नो ग्रेडियंट अगर एक फॉलिंग ग्रेडियंट से कनेक्ट करेगा, अगेन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द समिट कर्व। तो दीज आर द सिचुएशंस जहां पर आपको समिट कर्व देखने को मिलेगा। क्या इन सभी केसेस के लिए, क्या इन सभी केसेस के लिए हमें डेविएशन एंगल n की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो सभी केसेस में n क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी द एल्जेब्रिक, इट इज गोइंग टू बी द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स, एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स। क्या इस तरीके से हम डेविएशन एंगल निकाल सकते हैं? बोलो बेटा, कैन वी कैलकुलेट द डेविएशन एंगल समथिंग लाइक दिस? कैन वी कैलकुलेट द deviation angle something like this? yes or no? आप किसी भी डायग्राम को रिफर कर लीजिए, जहां जहां पर भी आपको समिट कर्व दिख रहा है, हमेशा पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन आपको कर्व के ऊपर दिखेगा। द पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन विल लाई अबव द कर्व इन द केस ऑफ समिट कर्व। द पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन will lie above the curve in the case of summit curve और crest curve। अभी अगर मैं आप बोलूं in this case this is going to be the point of vertical intersection, वैली कर्व और सैग कर्व के केस में ये पॉइंट कर्व के बिलो लाई करेगा। वैली कर्व और सैग कर्व के केस में द पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन विल लाई बिलो द कर्व। क्लियर है बात? एनी डाउट टू एनीवन? तो व्हाट इज द समिट कर्व एंड व्हेन द समिट कर्व विल फॉर्म, व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस, व्हाट आर द वेरियस केसेस? ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन? ये सभी बातें सभी को क्लियर है बेटा? एक बार कंफर्म कर देना। ये सभी बातें सभी को क्लियर हैं? यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कहीं पे कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। क्लियर टू एवरीवन? आगे बातचीत कर सकते हैं। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द समिट कर्व। अब हम समिट कर्व की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। और जरा देखो,
तो इफ द पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन लाइज अबव द कर्व देन इट इज सबमिट कर्व। अगर पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो भाई मानो या ना मानो वो सबमिट कर्व होगा। ऑलरेडी डिस्कस्ड। बोला गया सबमिट कर्व जो है इसकी शेप की अगर बात करें तो ये कॉन्वेक्स अपवर्ड है एंड कॉनकेव डाउनवर्ड है। शेप की अगर बात करें तो द शेप ऑफ द सबमिट कर्व इज कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड कॉनकेव डाउनवर्ड। बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट, अब ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। स्क्वायर पैराबोला जो होता है इज जनरली प्रेफर्ड फॉर द सबमिट कर्व। सबमिट कर्व की अगर शेप की बात करें तो स्क्वायर पैराबोला प्रेफर्ड करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें जो राइडिंग क्वालिटी मिलती है आपको, कैलकुलेशंस जो इसके होते हैं और जो ग्रेडियंट का चेंज होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में प्रिफर्ड शेप ऑफ द सबमिट कर्व क्या है। प्रिफर्ड शेप ऑफ द सबमिट कर्व क्या है? द आंसर इज गोइंग टू बी द स्क्वायर पैराबोला और 2 डिग्री पैराबोला। द आंसर इज गोइंग टू बी द स्क्वायर पैराबोला और 2 डिग्री पैराबोला। बट आइडियल शेप की अगर बात करें तो वो होता है सर्कुलर। आइडियल शेप ऑफ द सबमिट कर्व इज सर्कुलर। क्यों? इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, तो फॉर एग्जांपल ये आप एक सबमिट कर्व बना रहे हैं, या आपने 2 डिग्री पैराबोला बोला, मैंने मान लिया। एक आपके पास ऑप्शन है, एक आपके पास ऑप्शन है कि ये आप सर्कुलर सबमिट कर्व बना रहे हैं, या आप सर्कुलर सबमिट कर्व बना रहे हैं। ये मिटता क्यों नहीं है यार आधा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मत मिटने दो। अब देखो, सबमिट कर्व की जो हम डिजाइनिंग करेंगे, सबमिट कर्व की जो हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं बेटा, उसका मेन डिजाइन क्राइटेरिया क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे अब तक हम लोगों ने ट्रांजिशन कर्व की डिजाइन करी थी, तो ट्रांजिशन कर्व की डिजाइनिंग के केस में हम लोगों ने पहले डिजाइन क्राइटेरिया डिस्कस किए थे। वी हैव कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व बेस्ड ऑन द rate of change of centrifugal acceleration criteria, based on the super elevation and extra widening criteria और empirical formula। इन तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोगों ने लेंथ डिजाइन की थी ट्रांजिशन कर्व की। मुद्दे की बात पता क्या है? सबमिट कर्व की जो डिजाइनिंग होती है ना बेटा, वो केवल और केवल एक ही क्राइटेरिया के लिए होती है, वो होती है साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया। वो होती है साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया। सर मेरा एक सवाल है, सर मेरा एक सवाल है कि सर सबमिट कर्व के केस में क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P सो गया है? क्या सबमिट कर्व के केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P सो गया है? नहीं। देखो, तो अभी तक आप बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में, अभी तक आप बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में द सिचुएशन वाज समथिंग लाइक दिस, द सिचुएशन वाज समथिंग लाइक दिस। ऐसे आपका व्हीकल मूव कर रहा था, याद आया? इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व दिस वाज द सिचुएशन। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं, अब हम बात कर रहे हैं, अब हमारे व्हीकल का मूवमेंट वर्टिकल प्लेन में है, समथिंग लाइक दिस। अब हमारे व्हीकल का मूवमेंट जो है वो वर्टिकल प्लेन में है, तो क्या अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P नहीं आएगा पिक्चर में? देखो दिखाता हूं। तो फॉर एग्जांपल ये आपका स्ट्रेट रोड था, ये भी आपका कोई ग्रेडियंट नहीं था, नो ग्रेडियंट। व्हीकल ऐसे मूव कर रहा था और आगे की तरफ बढ़ रहा था। जरा ध्यान से समझना बेटा। अरे भैया, यहां पर जब व्हीकल आपका आएगा तो तुम्हें नहीं लगता अब यहां पर भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P काम करेगा और वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा? The centrifugal force P will always try to move your body away from the center। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P यहां पर 0 था, क्योंकि सर्कुलर पाथ में आप कर्व पाथ में मूव नहीं कर रहे थे। यस और नो? तो बिल्कुल P आएगा। जब आप वर्टिकल कर्व में जाएंगे तो P विल एक्ट। P किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। विजुलाइज कर पा रहे हो? अभी तक बातें हो रही थी हॉरिजॉन्टल कर्व की, अब बातें हो रही हैं वर्टिकल कर्व की। आर यू एबल टू विजुलाइज बेटा?
Are you able to visualize all these concepts? Are you able to visualize all these concepts? Yes or no? बोलिए। तो पी फोर्स जो है वो एक्ट तो कर रहा है, जैसे हम इस सबमिट कर्व में आए पी फोर्स एक्ट तो कर रहा है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पी को संभालने के लिए हमारे व्हीकल का सेल्फ वेट भी तो काम करेगा। इस पी फोर्स को संभालने के लिए हमारे व्हीकल का सेल्फ वेट तो ऑलरेडी एक्टिव है ना। अब ये इतना पी थोड़ा है कि तुम्हारे व्हीकल को रोड से ही उठा देगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बिल्कुल हमारे कर्व में मूवमेंट की वजह से पी फोर्स तो आ रहा है, पी फोर्स तो आ रहा है, लेकिन इस पी फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमारा व्हीकल का सेल्फ वेट काम कर रहा है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो पी फोर्स विल बी काउंट्रैक्टेड बाई, पी फोर्स विल बी काउंट्रैक्टेड बाई सेल्फ वेट ऑफ द व्हीकल इन द केस ऑफ सबमिट कर्व। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? पी फोर्स जो डेवलप हुआ है इस सबमिट कर्व में, वो काउंट्रैक्ट कर लिया जाएगा, वो बैलेंस कर लिया जाएगा सेल्फ वेट ऑफ द व्हीकल से। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? कैन वी से लाइक दिस? बोलो बेटा। इसलिए इस पी फोर्स की वजह से हमें कोई खास डिस्कंफर्ट नहीं होता है इन द केस ऑफ सबमिट कर्व। तो इस पी फोर्स की वजह से हमें कोई डिस्कंफर्ट नहीं होगा इन द केस ऑफ सबमिट कर्व। और जब डिस्कंफर्ट ही नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम डिजाइन भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली योर व्हीकल विल लिफ्ट। P इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर स्पीड बहुत ज्यादा है, W उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पाएगा तो लिफ्ट कर जाएगा। तो ऐसा हम क्यों करेंगे? अरे गेम थोड़ा खेलना है, जिंदगी का सवाल है, रोड पे चलना है भाई। जिंदगी का सवाल है, वहां गेम थोड़ा चल रहा है। समझ रहे हो? यहाँ गेम रीस्टार्ट हो जाता है मोबाइल में, वहां रीस्टार्ट नहीं होता है। तो हीरो नहीं बनना है जबरदस्ती का, ठीक है? उड़ाए पड़े हैं तो फिर तो समझ ही रहो क्या होगा। यस और नो? तो जो आपकी स्पीड है उसके हिसाब से जो पी फोर्स डेवलप होगा उसको संभालने के लिए डब्ल्यू हमारा सफिशियंट है। दैट्स वाई देयर इज नो डिस्कंफर्ट ड्यू टू द फोर्स पी इन द केस ऑफ सबमिट कर्व। अब गेम में तो तुम कहीं भी उछाल दो, गेम में तो हवा में घूम घूम के भी नीचे आ जाता है, अलग से पॉइंट उसका और मिलते हैं, है? कुछ होता ना एयर टाइम, हाँ, कितनी देर हवा में रहे तुम उस बात के अलग तुम्हें कॉइन मिलते हैं। वो गेम है, ये रियलिटी है, हाँ? समझ रहे हो? नीचे जाते समय ज्यादा पी हो जाएगा। कैसे ज्यादा पी हो जाएगा प्रदीप बताओ? पी क्या ऊपर और नीचे की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है? अरे भैया पी तो पी है, और पी डिपेंड करता है एम वी स्क्वायर बाई आर पे। क्या ऊपर जाते समय मास बदल जा रहा है या नीचे जाते समय मास बदल जा रहा है? स्पीड अगर ऊपर जाते समय नीचे जाते समय सेम है, रेडियस अगर सेम है, तो हाउ पी विल चेंज? बताइए भाई प्रदीप जी, हाउ पी विल चेंज? बोलो बेटा। हाउ द डायरेक्शन ऑफ, हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पी विल चेंज? सेम ही रहेगा ना, कीपिंग ऑल द अदर पैरामीटर सेम, कीपिंग ऑल द अदर पैरामीटर सेम, द पी विल सेम। यस और नो? तो देयर विल बी नो डिस्कंफर्ट ड्यू टू द फोर्स पी इन द केस ऑफ सबमिट कर्व। वैली में होगा नहीं होगा वो बात की बात है, वैली हम देख लेंगे। सबमिट कर्व के केस में ये पी फोर्स कुछ खास हमें परेशान नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसके लिए हमें अलग से डिजाइन करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन भैया रोड स्ट्रेट हो, हॉरिजॉन्टल कर्व हो, वर्टिकल कर्व हो, कैसी भी रोड हो, हर रोड पर विजिबिलिटी तो इंश्योर करोगे।
हर रोड पर प्रॉपर विजिबिलिटी तो इंश्योर करेंगे ही ना हम लोग, यस और नो? वेदर इट मे बी अ स्ट्रेट रोड, वेदर इट मे बी अ प्लेन रोड, वेदर इट मे बी अ ग्रेडियंट रोड, वेदर इट मे बी अ हॉरिजॉन्टल कर्व, वी हैव टू इंश्योर द प्रॉपर विजिबिलिटी। तो अब हमें प्रॉपर विजिबिलिटी इंश्योर करनी है। अब जरा समझो जो पॉइंट था हमारा, अगर हम स्क्वायर पैराबोला प्रोवाइड करते हैं तो तुम्हें नहीं लगता क्योंकि इसकी रेडियस जो है वो फिक्स नहीं है, इसकी रेडियस जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी इन द केस ऑफ स्क्वायर पैराबोला? इन द केस ऑफ स्क्वायर पैराबोला शेप रेडियस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बोलो। और रेडियस अगर कांस्टेंट नहीं है तो कर्वेचर भी कांस्टेंट नहीं होगा। रेडियस अगर इसकी कांस्टेंट नहीं है तो कर्वेचर भी हर जगह सेम नहीं होगा। मानते हो इस बात को? तो जब आप इस तरीके की शेप के सबमिट कर्व में मूव करेंगे तो हो सकता है कहीं से तुम्हें ज्यादा दूर तक विजिबिलिटी मिले, किसी पॉइंट से कम विजिबिलिटी मिले, किसी पॉइंट से फिर अलग अलग पोजीशन से अलग अलग विजिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि कर्वेचर सेम नहीं है। क्योंकि कर्वेचर सेम नहीं है। कर्वेचर क्यों नहीं सेम है? क्योंकि हर पॉइंट पे इस कर्व की रेडियस सेम नहीं है। हर पॉइंट पे इस कर्व की रेडियस सेम नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो यार तुम खुद ही सोचो, तुम एक कर्व में मूव कर रहे हो, कभी कम दिख रहा है, कभी ज्यादा दिख रहा है, कभी और ज्यादा दिख रहा है, कभी और कम दिख रहा है। ये तो डिस्कंफर्ट वाली बात है ना, यस और नो? इससे अच्छा जितना भी दिख रहा है कांस्टेंट उतना ही दिखता रहे ना। क्या बोलते हो? जितना भी दिख रहा है 10 मीटर, 15 मीटर, 50 मीटर, हर पॉइंट से उतना ही दिखे ना। ये कम ज्यादा तो ना हो। ड्राइवर को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा अगर विजिबिलिटी कम ज्यादा हो रही है। इसलिए आपने बोला कि जो सबमिट कर्व होता है, सर इसकी आइडियल शेप जो होती है, इसकी आइडियल शेप की अगर बात करें तो ये सर्कुलर शेप होती है। इसकी जो आइडियल शेप होती है वो सर्कुलर होती है। ऐसा क्यों? इसकी आइडियल शेप सर्कुलर शेप क्यों होती है? क्योंकि सर्कुलर में हर पॉइंट पे रेडियस क्या होगी? हर पॉइंट पे रेडियस क्या होगी? कांस्टेंट। और बेटा अगर रेडियस कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं कर्वेचर भी कांस्टेंट है? इसका कर्वेचर कहीं पे भी देख लो, सेम कर्वेचर मिलेगा पूरे सर्कुलर कर्व में, बिकॉज द रेडियस इज कांस्टेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? यस और नो? तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ड्राइवर, सर्कुलर शेप में आपका ड्राइवर कहीं पे भी हो उसे हमेशा सेम विजिबिलिटी मिलेगी। सबमिट कर्व को डिजाइन करने का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया। और जब साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया की हम लोगों ने बात करी तो हम ऐसा कर्व डिजाइन करना चाह रहे हैं जहां पर ये विजिबिलिटी वेरी ना करे, जहां पर ये विजिबिलिटी सेम रहे। इसलिए आपने बोला कि सर सर्कुलर शेप जो है वो आइडियल शेप है। अब समझ में आ गई पूरी कहानी? इसलिए आपने बोला कि सर ये जो सर्कुलर शेप है ये आइडियल शेप है सबमिट कर्व की। प्रोवाइड करने को तुम 2 डिग्री पैराबोला प्रोवाइड कर दो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, आपको भी पता है। तो इसके कैलकुलेशंस इजी हैं, इसको लेआउट करना आसान है, राइडिंग क्वालिटी अच्छी मिल रही है, दैट्स वाई इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? अरे तुम खुद ही सोचो ना, कंसीडर योरसेल्फ एज ए ड्राइवर। अब आप एक किसी रोड पे मूव कर रहे हैं, कभी ज्यादा दिख रहा है, कभी कम दिख रहा है, फिर ज्यादा दिख रहा है, फिर कम दिख रहा है। और एक दूसरा केस है जब एक कांस्टेंट डिस्टेंस विजिबल है, वो कम ज्यादा नहीं हो रही है। तुम्हें किस कंडीशन पे व्हीकल को मूव कराने में कंफर्ट होगा? जहां पर विजिबिलिटी वेरी कर रही है या जहां पर एक फिक्स विजिबिलिटी है? जहां पर एक फिक्स विजिबिलिटी है। ऑब्वियसली जहां पर हमारी विजिबिलिटी सेम है, कांस्टेंट है, वहां पर हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। इसलिए आइडियल आपने बोल दिया, इसलिए आइडियल आपने बोल दिया कि सर्कुलर शेप इज द आइडियल शेप ऑफ द सबमिट कर्व। तो डिजाइन क्राइटेरिया क्या है? डिजाइन क्राइटेरिया क्या है
ये बात सभी को समझ में आ गई? बोलो। और आइडियल शेप क्या है, प्रिफर्ड शेप क्या है सबमिट कर्व की, ये बात भी सभी को समझ में आ गई है? यस और नो? ये बात भी सभी को समझ में आ गई है? यस और नो? इफ यस, confirm in the chat box. If yes, confirm in the chat box. और अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी, नो प्रॉब्लम विद दैट। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। और आप सभी को पता है रोहन कि फॉर द स्मॉल डेविएशन एंगल, इतना ज्यादा एंगल नहीं होता कि इनकी शेप से बहुत ज्यादा फर्क पड़े। तो ये तो थ्योरेटिकली हम लोग हर एस्पेक्ट को देख रहे हैं। क्लियर? ओके, सो लेट्स कम बैक टू ऑल दीज पॉइंट्स। तो आपने बोला सबमिट कर्व्स आर डिजाइन बेस्ड ऑन द साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया ओनली। अभी अभी पूरे पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया। सबमिट कर्व के केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P की वजह से कोई डिस्कम्फर्ट आपको नहीं हो रहा है, क्योंकि P और W अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, तो P को बैलेंस करने के लिए हमारा W अवेलेबल है इन द केस ऑफ सबमिट कर्व, इन द केस ऑफ सबमिट कर्व। क्लियर है? तो ये आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी रिलेटेड टू द सबमिट कर्व। तो अगर मैं बोलूं कि हम पैराबोलिक कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, तो व्हाट इज द जनरल इक्वेशन? ये जो पैराबोलिक कर्व आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सबमिट शेप कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर पैराबोला। y is equal to nx square upon 2l. n is the deviation angle, l is the length of the curve. तो y और x कोऑर्डिनेट के बीच में, y और x कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप आपको पता है, जिससे आप डिफाइन कर सकते हैं स्क्वायर पैराबोला को। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन। एक सवाल यहां से और आता है कि इस सबमिट कर्व की लोकेशन, फॉर एग्जांपल दिस इज द सबमिट कर्व, जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं सबमिट पॉइंट, इसको बोलते हैं सबमिट पॉइंट। तो मान लो ये तुम्हारा एक ग्रेडियंट था +n1% और एक ये ग्रेडियंट था -n2%। दिस वाज योर डेविएशन कैपिटल N। तो पूछ लेता है कर्व के स्टार्टिंग से सबमिट पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, कर्व के स्टार्टिंग से सबमिट पॉइंट की डिस्टेंस क्या है? तो दैट वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो x इज इक्वल टू n1, पहला ग्रेडियंट, l इज द लेंथ ऑफ द कर्व, डिवाइड बाई कैपिटल N। कैपिटल N इज द डेविएशन एंगल, कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ द कर्व, L इज द लेंथ ऑफ द कर्व, L इज द लेंथ ऑफ द कर्व बेटा, लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, L इज द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व। तो डायरेक्टली इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन अप्लाई करने को मिलेंगे। व्हेन यू विल प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू विल गेट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइक दीज कंसेप्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है, जहां पर हम लोग पहुंचना चाह रहे हैं, वो है हाउ वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व। ये फाइनली जो लेंथ हम प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिकली फील्ड में, कि सबमिट कर्व की लेंथ क्या रखें, इसके लिए IRC ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं क्या? दैट इज द पार्ट ऑफ द डिस्कशन, दैट इज द पार्ट ऑफ द डिस्कशन। और यहां से आपको सवाल देखने को मिलता है आपके गेट में 2 नंबर का। तो अभी अभी मैंने बताया सबमिट कर्व की लेंथ हम किस बेसिस पर डिजाइन करेंगे, सबमिट कर्व की लेंथ हम किस बेसिस पे डिजाइन करेंगे? कैपिटल N इज द डेविएशन एंगल और स्मॉल n1 और n2 जो है वो ग्रेडियंट है बेटा। अब है स्मॉल n1 और n2 ग्रेडियंट है, कैपिटल N इज गोइंग टू बी द डेविएशन एंगल, कैपिटल N आपका डेविएशन एंगल होगा। तो ये देखो इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से समझो। देखो 2 केस हैं यहाँ पे, 2 केस हैं। सर ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्या? हाँ याद करने पड़ेंगे। क्या बोला गया? अगर लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है, ये साइड डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, SSD, OSD, ISD कुछ भी हो सकती है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से
आप लेंथ निकाल सकते हैं सबमिट कर्व की। एन एस स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट कैपिटल एच प्लस अंडर रूट स्मॉल एच का होल स्क्वायर। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, अभी बता रहे हैं। एल इज द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, एल इज द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, एन इज द डेविएशन एंगल, एस इज द साइड डिस्टेंस। एस क्या है? एस इज द साइड डिस्टेंस। और ये साइड डिस्टेंस बेटा एसएसडी भी हो सकती है, ये साइड डिस्टेंस आपकी ओएसडी भी हो सकती है, ये साइड डिस्टेंस आपकी एसएसडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कैपिटल एच याद है, जब हम लोगों ने साइड डिस्टेंसेस की बात की थी तो बोला था कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई लेवल अबव द रोड सरफेस, याद आया? स्मॉल एच हम लोगों ने बोला था हाइट ऑफ द ड्राइवर्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस। और इसकी एक टेबल मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने साइड डिस्टेंसेस में इसकी एक टेबल आपको बताई थी कि फॉर द एसएसडी कैपिटल एच की वैल्यू कितनी होती थी? 1.2 मीटर। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एसएसडी स्मॉल एच कितना कंसीडर किया था? 0.15 मीटर। आईएसडी और ओएसडी के लिए कैपिटल एच और स्मॉल एच की वैल्यू क्या थी? 1.2 मीटर। याद आ गया? तो भैया अगर हमारी साइड डिस्टेंस एसएसडी है, अगर हमारी साइड डिस्टेंस एसएसडी है तो क्या कैपिटल एच की वैल्यू 1.2 और स्मॉल एच की वैल्यू 0.15 पुट कर सकते हैं? बोलो। अगर हमारी साइड डिस्टेंस एसएसडी है तो कैपिटल एच की वैल्यू 1.2 और स्मॉल एच की वैल्यू 0.15 पुट किया जा सकता है। जैसे ही पुट करोगे ये एक्सप्रेशन हो जाएगा एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4। बोलो हाँ। अगर ओएसडी या फिर आईएसडी की बात करें तो कैपिटल एच और स्मॉल एच की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.2। पुट कर दो कैपिटल एच और स्मॉल एच की वैल्यू, फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मूला वैलिड है ओएसडी और आईएसडी के लिए। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ओएसडी एंड आईएसडी, दैट इज गोइंग टू बी एन एस स्क्वायर अपॉन 9.6। ये सभी फॉर्मूले बेटा वैलिड हैं जब कंडीशन ये है कि लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। तो क्या सर सवाल में बताया जाएगा कि लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है या नहीं है? तो अगर सवाल में बता दिया गया तो बहुत अच्छी बात है, जो कंडीशन वो बताएंगे उसी कंडीशन का हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सर मान लीजिए सवाल में कंडीशन क्लियरली नहीं बताई गई, तब क्या करेंगे? सवाल में बेटा अगर ये कंडीशन क्लियरली नहीं बताई जाएगी तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, हम कोई एक एज्यूम कर लेंगे कंडीशन। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है और बाद में इस एजम्पशंस को वेरीफाई करेंगे। यहां से जो भी लेंथ हम निकाल रहे हैं अगर वो साइड डिस्टेंस से ज्यादा आ रही है इसका मतलब हमारा एजम्पशन करेक्ट था, तो वो आंसर हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? मान लो हमने एज्यूम किया कि लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है, सवाल में साइड डिस्टेंस दी गई है 250 मीटर, मान लो तुमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, इससे आंसर आ रहा लेंथ ऑफ कर्व का, इसका आंसर आ रहा लेंथ ऑफ कर्व का मान लो 150 मीटर। तो भैया ये एजम्पशन तो फेल हो गया ना, ये एजम्पशन तो फेल हो गया ना। तो फिर हिट एंड ट्रायल चलेगा। पहले हम केस 1 एज्यूम करेंगे, उसको क्रॉस चेक करेंगे, अगर आ गया आंसर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वी विल गो फॉर द केस 2। अगर सवाल में कंडीशंस क्लियरली बता दी गई हैं तो फिर हम उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बेटा बात सभी को? ये बात सभी को क्लियर है, यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लेंथ ऑफ कर्व जो है वो लेस देन साइड डिस्टेंस है। देखो टर्म सभी वही है, टर्म सभी वही हैं, इनको बस हमने रीअरेंज करके लिख दिया। देखो टर्म सभी वही हैं, इनको बस रीअरेंज करके लिख दिया गया है। तो मैं नहीं लगता एसएसडी के लिए h होगा 1.2 और स्मॉल h होगा 0.15 मीटर, तो फाइनली ये फॉर्मेट आ जाएगा। बोलो ओएसडी के लिए और आईएसडी के लिए
कैपिटल एच और स्मॉल एच की वैल्यू होगी 1.2 मीटर, तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो दीज आर द फॉर्मूला दैट यू कैन कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व। आईआरसी ने एक बात और बताई आपको। आईआरसी ने बोला कि अगर सबमिट कर्व की बात कर रहे हो, ग्रेडियंट की आप बात 4.4 ही लिखा होगा ना, हाँ 4.4 ही है। अगर आप बेटा अगर आप बात कर रहे हो सबमिट कर्व की, अगर आप बात कर रहे हो सबमिट कर्व की, तो अगर सबमिट कर्व या वैली कर्व के केस में एसएसडी कैलकुलेट करना है तो आप ग्रेडियंट के इफेक्ट को कंसीडर मत करिए। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, एसएसडी के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते थे, v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf प्लस माइनस n%। तो आईआरसी ने बोला हमने जो आपको फॉर्मूले बताए हैं इसमें वो फैक्टर हमने कंसीडर कर लिया है, तो अब आपको एसएसडी कैलकुलेट करने के लिए सबमिट कर्व और वैली कर्व के केस में ग्रेडियंट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी सबमिट कर्व और वैली कर्व के केस में अगर हम एसएसडी कैलकुलेट करेंगे तो भले ही कोई भी ग्रेडियंट दिया गया हो, वी विल नॉट कंसीडर द ग्रेडियंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये गाइडलाइन आपको ध्यान रखनी है। तो दीज आर द रिजल्ट्स, जो रिकमेंडेशन है आईआरसी की, उसके बेसिस पर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक दो सवाल आप लगाएंगे, डीपीपी में मैंने आपको सवाल प्रोवाइड किए हैं, आप सारे टर्म से फैमिलियर हो जाएंगे। तो सिंपल सिंपल आईआरसी ने आपको फॉर्मूले दिए हैं, आपके काम को बहुत आसान कर दिया गया है। बोला डायरेक्टली फॉर्मूले लगाओ और आंसर लो और 2 नंबर लो, साथ में 2 नंबर भी लो। तो लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेट में यहां से अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? बोलो बेटा। तो डिस्कशन अबाउट द सबमिट कर्व, discussion about the submit curve is clear to everyone. Discussion about the submit curve is clear to everyone. Everyone try to solve this question. तो ये क्वेश्चन बेटा आपका होम असाइनमेंट है, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। Everyone try to solve this question. This question is your home assignment. ठीक है? तो whatever we have discussed related to the submit curve, उन सभी कंसेप्ट को आप यहां पर अप्लाई करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ठीक है? प्रैक्टिस बेटा, 2-2 4-4 सवाल लगाओगे सब याद हो जाएगा। कुछ है नहीं यार, NS स्क्वायर अपॉन 4.4, NS स्क्वायर अपॉन 9.6, 2s माइनस 4.4 डिवाइड बाई n, 2s माइनस 9.6 डिवाइड बाई n। इतने फॉर्मूले थोड़ा है, हाँ? RL का मतलब होता है रिड्यूस लेवल, RL का मतलब होता है रिड्यूस लेवल, RL का मतलब होता है रिड्यूस लेवल। तो ट्राई टू प्रैक्टिस 1 or 2 क्वेश्चन, व्हेन यू विल अप्लाई ऑल दीज कंसेप्ट्स इट इज गोइंग टू, यू आर गोइंग टू फैमिलियर विद ऑल दीज टर्म्स। क्लियर है बेटा? तो जिन चीजों का जो एक्सप्लेनेशन है वो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, और जिन चीजों को एज इट इज आपको यूज करना है इस लेवल पे, वो आपको ऐसे ही यूज करनी पड़ेंगी। तो फॉर दैट मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, उसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर क्लास फ्रॉम दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से हम लोग अपनी क्लास का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर डिस्कशन फॉर द सबमिट कर्व। सो अगर जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड की बात करें, अगर जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड की बात करें तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टॉपिक एंड दैट इज द वैली और सैग कर्व। वैली और सैग कर्व हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास। बिल्कुल नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे को होने वाली है 6 PM। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो सैटरडे को होगी, और आई थिंक सैटरडे 31 ऑफ दिसंबर है, तो 6 PM पे आपकी नेक्स्ट क्लास होगी 31 ऑफ दिसंबर को। डेट और दिन में मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूं, तो मैं दिन भी मेंशन कर दे रहा हूं, सैटरडे है। सर SSD और ISD के लिए अलग अलग वैल्यूज याद रखना पड़ेगा? नहीं बेटा, याद नहीं करना है।
तो एक ही फॉर्मूला आप याद करिए, NS² अपॉन 2 अंडर रूट कैपिटल H प्लस अंडर रूट स्मॉल h का होल स्क्वायर। और कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू क्या होती है फॉर सभी साइड डिस्टेंसेस के लिए, यह आपको पता है, यह आपको पता है। ठीक है। और होता क्या है कि गेट का अगर कोई अच्छा सवाल बनेगा, गेट का अगर कोई अच्छा सवाल बनेगा, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू चेंज कर दें, वो कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू क्या कर दें, चेंज कर दें। और अगर आपने स्टैंडर्ड वैल्यूज में फॉर्मूला याद कर रखा है 4.4 और 9.6 के टर्म में, तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ट्राई टू रिमेंबर ओनली स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इफ द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, इफ द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ कर्व आप निकाल सकते हैं NS² अपॉन 2 अंडर रूट कैपिटल H प्लस अंडर रूट स्मॉल h का होल स्क्वायर। और जो भी सवाल में कैपिटल H और स्मॉल h गिवन होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और इफ नो कैपिटल H एंड स्मॉल h इज गिवन, इन दैट केस वी कैन यूज द स्टैंडर्ड वैल्यूज। उस केस में फिर हम अपनी स्टैंडर्ड वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए मैं 4.4 और 9.6 वाले टर्म में फॉर्मूले को याद करने को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि गेट कैन चेंज द वैल्यू। नहीं है बेटा, वैली कर्व वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, वैली कर्व वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास का, इस क्लास का जो डिस्कशन था वो सबमिट कर्व तक ही था। तो जिस तरीके से हम लोगों ने सबमिट कर्व पढ़ा है, सेम पैटर्न पे हम लोग वैली कर्व भी पढ़ेंगे। वैली कर्व क्या होता है, कब कब वैली कर्व का फॉर्मेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वैली कर्व की, हाउ वी कैन कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द वैली पॉइंट, हाउ वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वैली कर्व एज पर द IRC, एज पर द IRC। तो ये डिस्कशन होने वाला हमारा इन द केस ऑफ वैली कर्व। फटाफट जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स को लाल कर दो। सो बेटा अभी आप इस पोजीशन पे हैं। वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन द जियोमेट्रिक डिजाइन टिल नाउ, इस डिस्कशन से आप गेट और ESE के PYQ के मोर देन 95% क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब हार्डली 5% क्वेश्चन यू विल फाइंड रिलेटेड टू द वैली कर्व। अगर 100 क्वेश्चन आप देखेंगे गेट और ESE के PYQ, तो केवल 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे रिलेटेड टू द वैली कर्व दैट वी हैव नॉट कवर्ड येट। बट 95% क्वेश्चन आप कर सकते हैं वॉट एवर डिस्कशन वी हैव डन इन द क्लास इन द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड। सो बिल्कुल वेट नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास के पहले जियोमेट्रिक डिजाइन के सभी क्वेश्चंस को, गेट और ESE के सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे और सभी कंसेप्ट्स को रिवाइज करके आएंगे। सो आज की क्लास का डिस्कशन यहीं पे रखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। जाओ सभी लोग क्रिसमस एंजॉय करो, थोड़ा सा रेस्ट लो, ब्रेक लो और फिर से पढ़ाई पे लग जाओ। ठीक है? तो ये नहीं कि अब बस बहुत थक गए हैं, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो सीधे अगले सैटरडे पढ़ेंगे। थोड़ा सा गिफ्ट दे तो दिया, हाँ निशिकांत, और क्या गिफ्ट लोगे? गिफ्ट दे तो दिया। तो एंटायर डे वी हैव कवर्ड मल्टीपल कंसेप्ट्स, इतने बढ़िया इतने बेहतरीन कंसेप्ट कवर किए हैं। हाँ, तो दिस वाज द गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, दिस वाज द गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू। ठीक है? बिल्कुल। हैप्पी तुलसी पूजा टू एवरीवन ऑल्सो। ठीक है? तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूरे दिन पढ़ाई करी और इसी तरीके से मोमेंटम को मेंटेन रखेंगे। ठीक है? और कोशिश करिए रिवीजन और प्रैक्टिस पे अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करिए, ताकि ये जो भी मेहनत की जा रही है, जो भी एफर्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं बेटा, ये सभी फाइनली
एक अच्छे से बेहतर से रिजल्ट में कन्वर्ट हों। अदरवाइज अगर आप केवल क्लासेस करेंगे, प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान नहीं देंगे, तो ये सब चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, कीप लर्निंग।